डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दीर्घवृत्त यानी एलिप्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.3 है आपकी एनसीईआरटी में। पहले समझते हैं दीर्घवृत्त क्या है। तो कोई भी आकृति जो इस तरह की बनी होती है उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। अब ये ऐसे भी बन सकती है, अब ये आपका वर्टिकल भी बन सकता है, तो किसी भी तरह का बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। अब अगर हम मैथ्स की भाषा में यानी गणित की भाषा में दीर्घवृत्त की बात करें तो क्या है, अगर कोई दो बिंदु मान लीजिए ये एक F1 है और एक पॉइंट मान लीजिए आपका क्या है, F2 है। किसी ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी किन्हीं दो दिए हुए बिंदुओं से दूरियों का योग नियत रहता है उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। अब आप मान लीजिए ये एक आपने P1 बिंदु मान लीजिए, ये P1 है और इसकी दूरी यहाँ से मान लीजिए आपने 3 है, ये 2 है। तो 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5। और 5 ही दूरी पर मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु, यहाँ से हम रेड कलर लेते हैं, कोई दूसरा बिंदु मान लीजिए P2 है और इसको यहाँ से ऐसे ये हो गया और ये डिस्टेंस ये हो गया। मान लीजिए इधर से ये दूरी 4 है और ये कितनी है, 1 है। तो 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग कहीं एक बिंदु और मान लें, ऐसे बहुत सारे बिंदु मान लें जिनकी इन दोनों बिंदु यानी F1 और F2 से दूरियों का योग कितना रहे, 5 रहता है। यानी कहने का मतलब है P1 F1 प्लस P1 F2 ये बराबर कितना है, 5 है। P2 F1 प्लस P2 F2 ये भी 5 है। और भी अगर बिंदु ले लें, अगर उन सब की दूरियों का योग 5 रहता है और फिर हम क्या करते हैं, इन सब को अगर हम मिला देते हैं तो इन सब को मिलाने से ऐसे एक आपको क्या होगा, एक आकृति ऐसे मिल जाएगी। ये क्या कहलाएगी, दीर्घवृत्त कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा दीर्घवृत्त क्या है। ठीक है, किसी ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी किन्हीं दो बिंदुओं से दूरियों का योग नियत रहता है उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। अब जो ये दोनों दिए हुए बिंदु हैं इन्हें क्या कहेंगे, F1 F2 नाम हमने दिया हुआ है, तो इन्हें कहते हैं फोकस अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं नाभि। तो जब एक है तो नाभि, जब दो हो गए तो क्या हो जाएंगे, नाभियाँ। इसलिए इंग्लिश में इसको फोकाई भी कहते हैं, फोकाई कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। अब इसको तो इस तरह से आपने देखा, ये एक आकृति बन गई, ऐसे हमने बनाया था आपको। तो यहाँ पर जो दो बिंदु निर्धारित थे, ऐसे ऐसे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे ये हो जाएगा आपका सेंटर यानी O पॉइंट हो गया। ये हो गया आपका पहला नाभि यानी फोकस 1, ये हो गई फोकस 2। मान लीजिए O से F1 की जो दूरी है वो C है, F2 की भी दूरी कितनी है, C, यानी दोनों बराबर दूरियों पर हैं। तो इस तरह से ये जो बना हुआ है आपका A, मान लीजिए A डैश है, तो ये A और A डैश जो है इसे हम दीर्घाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, A डैश को बोलते हैं दीर्घाक्ष यानी बड़ा अक्ष। दीर्घ लिखा है ना, तो दीर्घ मीन्स हो गया बड़ा, तो बड़ा अक्ष। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये दीर्घाक्ष से ना, इसकी दूरी जो होती है वो 2a होती है। मतलब कहने का है O से A है और इधर O से A डैश भी कितना A है। ऐसे दूसरा देखिए, ये है B और ये है B डैश। इस B डैश को आप बोलते हैं लघु अक्ष, यानी लघु माने होता है छोटा। ठीक है, यानी माइनर एक्सेस, इंग्लिश में कहते हैं माइनर एक्सेस, और दीर्घाक्ष को कहते हैं मेजर एक्सेस। तो ये जो B डैश है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी होती है, ये 2b होती है। मतलब ओ से बी आपको मिलेगा बी, और ओ से बी डैश कितना हो जाएगा, वो भी बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, दीर्घाक्ष और लघुअक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, तो मैंने कहा था अभी, इस पर अगर हम कोई भी बिंदु P ले लें, तो अगर हम लोग P से F1 को मिलाते हैं और P से F2 को मिलाते हैं तो इसकी दूरियों का योग क्या रहता है, नियत रहता है। और ये नियत होता कितना है, अगर आप इस पॉइंट को ऐसे घुमाते घुमाते A पर ले आएँ तो देखिए पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 2a के बराबर। तो कहने का मतलब है जो P F1 प्लस P F2 है वो कितना है, 2a है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, O से F1 की दूरी कितनी है, C, और O से F2 की दूरी कितनी है, C है। अब आप देखें तो इधर आपका O से A कितना है, वो A है, और O से A डैश कितना है, A।
ओ से बी कितना है बी, और ओ से बी डैश कितना है बी। अब हमें ये देखना है कि आखिर इन ए बी सी के बीच में कोई संबंध है क्या, तो उसे समझते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर 2a लिखा हुआ था, यहाँ हम इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये आ गया, ये आप ऐसे इसको मिला देते हैं, ये आपको ऐसे, ये F1 से मिला दिया, ये F2 से, F1 और F2 दोनों से मिला दीजिए। तो ये दूरी आपको दी गई है कितनी b, और ये दूरी कितनी दी गई है c, ये कितनी है c है, o से c है। और आप इनको निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा b पॉइंट की F1 से दूरी अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी, देखिए, तो यहाँ से बी F1 की दूरी अगर निकालें और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया, बी F1। ऐसे अगर हम लोग बी से, सॉरी, ये बी F2 आया है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी F1 भी इतना निकलेगा और बी F2 भी इतना ही रहेगा। तो बी F2 भी निकालेंगे तो देखिए ये इधर से आ जाएगा, तो भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया है कि इन दूरियों का योग नियत रहता है, तो आप देखिए यहाँ से बी F1 प्लस बी F2 की दूरी कितनी हो जाएगी, बी F1 प्लस बी F2 इज इक्वल टू कितना होता है 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे, बी F1 की दूरी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और बी F2 भी कितना है, इतना ही है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2a। अब यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए और इसको क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर दीजिए। जब दोनों ओर वर्क कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में संबंध हो गया। अब हम बात करते हैं उत्केंद्रता की। अगला टर्म क्या है, उत्केंद्रता मतलब इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ देखिए, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। उत्केंद्रता ई बराबर होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। उत्केंद्रता ई बराबर कितना हो गया, सी अपॉन ए। अब देखिए अभी हमने सी और ए को रिलेट किया था, आपको मैंने बताया था, क्या आया था आपके पास, एक वैल्यू आई थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या आया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आया था ए स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उत्केंद्रता को हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए, अगर हम लोग इसको ए को भी अंदर ले जाएं इस रूट के, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उत्केंद्रता निकाल सकते हैं। अब आपको दीर्घवृत्त समझ में आ गया है, अब दीर्घवृत्त का स्टैंडर्ड समीकरण निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको जो मैंने बता रखी है, क्या, पी F1 प्लस पी F2 और ये इक्वल टू कितना होता है 2a। अभी मैंने आपको बताया कि जो F1 है वो क्या है, c दूरी पर है, तो F1 का निर्देशांक अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, c कामा 0, और F2 का निर्देशांक कितना हो जाएगा, माइनस c कामा 0। अब P कोई भी बिंदु हमने बताया था, जिस बिंदु का हमें बिंदु पथ ज्ञात करना होता है, तो मान लीजिए ये बिंदु कितना है, x कामा y है। तो हमें क्या करना है, पी F1 यानी P से F1 की दूरी, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पता होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होता है। तो यहाँ हो जाएगा x, और पहला बिंदु क्या है, F1 के साथ अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट, दूसरा क्या है, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, हल करेंगे, और अभी जो मैंने सी की वैल्यू आपको बताई थी वो रखेंगे, तो एक स्टैंडर्ड समीकरण मिल जाएगा। वो स्टैंडर्ड समीकरण इसको सॉल्व करने से मिलता है, मैं सीधे आपको लिख देता हूँ। वो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका मानक समीकरण, इसका दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। अब यहाँ देखो बेटा, दो स्थितियां बनती हैं, एक एक्स अक्ष के में और एक होता है वाई अक्ष में। तो यहाँ क्या करना है, जब यहाँ पर अगर a का मान b से बड़ा है, ठीक है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब तब ये क्या होगा, जो इसका अक्ष होगा वो x अक्ष पर होगा, मतलब इसका दीर्घाक्ष x अक्ष पर होगा और इसका लघु अक्ष y अक्ष पर होगा। अब इससे संबंधित कुछ वैल्यू हैं जो हमें निकालने होते हैं, कुछ मान ज्ञात करने होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। तो पहला हमने आपको बताया था, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर नाभिलंब जो हमने आपको पैराबोला में बताया है, नाभिलंब क्या है, देखिए वह रेखा जो अक्ष पर लंब होती है और नाभि से होकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिलंब कहते हैं। ठीक है, एक इधर से हो जाएगी, एक इधर से। और नियताएं, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ जो वैल्यूज निकालनी होती है उनको समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ हमें होता है इसका केंद्र। तो केंद्र क्या है आपका, ठीक है, जब इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में जब दीर्घवृत्त दिया होता है, तो इसका केंद्र होता है 0,0। और इसकी नाभियाँ, अभी मैंने बताया था दो हैं, इसलिए इसको हम नाभियाँ कहते हैं, एक होता तो नाभि कहते हैं। तो नाभियाँ क्या हो गई, प्लस माइनस c,0। ठीक है, नाभियाँ हो गई, ये नाभियों के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त में क्या हो गई, नाभियाँ। अब इसके बाद हमने आपको बताया था दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष क्या होता है, यहाँ पर 2a के बराबर होता है। अगर पूछा जाए दीर्घाक्ष के सिरे क्या होंगे, दीर्घाक्ष के सिरे, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस a,0। ऐसे आप जाएंगे दूसरी तरफ तो लघु अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर लघु अक्ष में अगर हम लोग बात करें लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष आपका कितना होता है, 2b होता है। और लघु अक्ष के अगर सिरे निकालने होंगे, लघु अक्ष के सिरे, तो क्या हो जाएंगे, प्लस 0, प्लस माइनस b। और ये सब हम उसमें अब बात करते हैं जब हमारा दीर्घवृत्त एक्स अक्ष में बना होता है, या यूं कहें कि a का मान b से बड़ा होता है। दीर्घाक्ष हो गया, लघु अक्ष हो गया, और इसके बाद होता है इसमें नाभिलंब। नाभिलंब, नाभिलंब आपको मैंने बताया जो नाभि से होकर जाता है और अक्ष पर लंबवत होता है। तो नाभिलंब की लंबाई बराबर होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। नाभिलंब की लंबाई कितनी हो गई, 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब इस तरह से आपको यही बात आपको क्या करनी है, वाई एच के लिए करना है। तो ये जो आपका दीर्घवृत्त बना हुआ था, इस तरह से ऐसे बना था, बस इसको उठा करके रख दीजिए, और उठा करके कैसे रख दीजिए, इस तरह से रख दीजिए। तो जब आप इस तरह से रख दोगे, तो आप सोचो पहले इस तरह से था, तो इसका ये जो दीर्घाक्ष था वो इधर की तरफ था, और लघुवक्ष किधर की तरफ था, इस तरफ था, ये लघुवक्ष था आपका। अब आप देखें लघुवक्ष हो गया कितना था, 2b था, और दीर्घाक्ष कितना था, 2a था। अब आप यहाँ से देखिए, जो आपका ये a था ऊपर पहुँच गया और b इधर आ गया। ठीक है, तो अभी हमने बताया था अगर a इज़ ग्रेटर देन b होता है। अब दूसरा केस किसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए ये जो आपका है लघुवक्ष था, अब वो बड़ा हो गया, यानी b ग्रेटर देन a हो गया। तो अब क्या है, जो समीकरण होगा वो उसमें से क्या करना होगा, जो मान हमें ज्ञात करने होंगे, क्या ज्ञात करना होगा, आपको ज्ञात करना है केंद्र। तो केंद्र क्या हो जाएगा, वही 0,0 रहेगा। नाभियाँ, अब नाभियाँ कहाँ पर पहुँच जाएंगी, वाई एच में पहुँच जाएंगी। तो ये जो नाभियाँ आपकी 0 प्लस माइनस c,0 थी, अब हो जाएंगी 0, प्लस माइनस c। समझ रहे हैं। अब जो आपको दीर्घाक्ष था वो कितना था, 2a था, उसकी जगह अब कितना हो जाएगा, 2b। ऐसे आप देखेंगे दीर्घाक्ष के जो सिरे थे वो क्या हो जाएंगे, 0, लघु अक्ष जो है वो 2a हो जाएगा। ऐसे ही नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई में क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन b। तो इस तरह से हम बाकी सब चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दीर्घवृत्त जो आपका जो बात कर रहे थे हम लोग दीर्घवृत्त, उसका ये क्या है, बेसिक है। अब इससे आधारित जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, वो एक्सरसाइज नंबर 11.3 पर हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो पर बताता हूँ।